एक एक जैकेट को स्वयं पर लगाकर देखते हुए रितु ने जैकेटों का ढेर लगा दिया था। सेल्समैन के माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा उठी थी। रितु ने फिर से ब्लू जैकेट उठाकर स्वयं पर लगाया तो काफ़ी देर से उसे निहार रहा एक नवयुवक ग्राहक बोल उठा, यही ठीक रहेगा आप पर। रितु ने अचकचाकर उसे रख दिया और सेल्समैन को मैरून जैकेट पैक करने को कहा। उसके बाद वह तेजी से सामने वाली दुकान में घुस गई, लेकिन उसकी नज़रें पीछे दुकान पर ही टिकी थी। जैसे ही वो नवयुवक मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ, रितु तुरंत फिर से दुकान में घुसी। ये रख लीजिए, मुझे वह ब्लू वाली ही चाहिए। रितु दुकानदार से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वहाँ से कार सीधी एक जूस वाले के पास ही रुकी। कौन कौन सा जूस मिलेगा? रितु ने पूछा। पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल। मैडम को तो फालसे का जूस पसंद है, मिलेगा ना? न जाने कहाँ से वह नवयुवक फिर आ टपका था। उसे देखकर रितु फिर हड़बड़ा गई। उम्र में उससे कुछ छोटा, स्मार्ट, सम्भ्रांत परिवार का दिखता वह नवयुवक किसी भी सूरत में टपोरी नहीं हो सकता। आप? रितु कुछ परेशान हो रही थी। अरे अरे, परेशान मत होइए दीदी, मैं राजू हूँ, आपकी सहेली श्रुति का छोटा भाई। ओह, तो तुम हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ तुम्हें छोटा सा देखा था और कहाँ अब तुम तो कहीं बाहर से मेडिकल कर रहे थे ना? हाँ, अब जहाँ प्रैक्टिस करूँगा, ये पीजी में ही भी एडमिशन ले लिया है। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं 10 से 5 हॉस्पिटल में रहती हूँ। घर आओ कभी। कहाँ रुके हो? अभी तो एक दोस्त के साथ हूँ, वैसे अगले वीक हॉस्टल मिल रहा है। अरे हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। दीदी ने बताया था आपका रिश्ता तय हो गया है, तो कब मिलवा रही हैं जीजू से? रितु के अंदर कुछ दर्द सा गया। क्या बताए वह इसे? कल संडे है तो मैं कल शाम आपके यहाँ पहुँचता हूँ। जीजू को भी वहीं बुलवा लीजिए। पर मैं रितु समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सब बताए। अच्छा, मैं बुला लूँगी। रितु ने अपना पता लिखकर उसे थमा दिया। बबलू से रितु का रिश्ता लगभग महीना भर पूर्व ही उसके माता पिता ने तय किया था। बबलू एक कॉलेज व्याख्याता था। रितु आरंभ में पढ़ाई में और फिर मरीजों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने लिए जीवन साथी के चयन की जिम्मेवारी अपने माता पिता को सौंप दी थी। रितु की अर्थव्यवस्था देख उसके माता पिता ने सोच लिया कि बेटी के सुखी घर परिवार के लिए एक गैर डॉक्टर जीवन साथी ही उपयुक्त होगा। बबलू उसके मापदंड पर खरा उतरा था। रितु को भी वह ठीक ही लगा और इस तरह बात तय हो गई। संजोगवश दोनों के माता पिता एक शहर में थे तो दोनों दूसरे शहर में। चूँकि दोनों एक ही शहर में थे तो सप्ताह में 1-2 मुलाकात भी हो जाती। काफ़ी वक्त साथ गुजारने के बाद भी न जाने क्यों रितु को लगता था कि वह और बबलू एक नदी के 2 किनारे हैं जिसका मिलन संभव नहीं। ना उन्हें पिक्चर में लुत्फ आता था, न डिनर में। घड़ियाँ देखते इधर उधर के औपचारिक वार्तालाप में समय गुजारते हुए अलग हो जाते। अलग होते वक्त भी न दिल में विदाई का गम होता, न अगली मुलाकात की उत्कंठा। वह बबलू में प्यार तो क्या, एक दोस्त भी नहीं खोज पा रही थी। शायद ऐसा ही कुछ बबलू के साथ भी था। दोनों अपने अपने खोल में सिमटे रहते। कभी कभी रितु को लगता इससे तो दोनों साफ साफ बात कर अपने संबंध विच्छेद कर लें, लेकिन किस आधार पर? दोनों सुदर्शन, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुभ्रात परिवारों से थे। पहली बार देखने में ही ये एक आदर्श युगल लगता था। वह क्या कहकर इस रिश्ते को नकारे? महज ये कि मन नहीं मिलते, और वह भी तब जब उसने सुविष्णा से ये जिम्मेवारी उन्हें सौंपी थी। क्या दिलों का मिलन कुलीनता, कुंडलियों आदि के मिलन से कहीं ऊपर है? इसी ऊहापोह में इतना वक्त गुजर गया था। अब तक रितु को लगने लगा था कि इस मामले में ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी, लेकिन माता पिता को अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक बार बबलू से बात करना जरूरी था। आईने में अपने अक्स को निहारते हुए रितु अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि सेल फोन बजने से उसकी तंद्रा बन गई। बबलू का ही फ़ोन था। कल कहाँ मिलना है? बबलू का ठंडा स्वर था, मानो मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहा हो। कल कोई परिचित घर आ रहा है, वह आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप आएंगे?
कोशिश करूँगा। वही ठंडा सा स्वर और फ़ोन रख दिया। अगले दिन रितु को हॉस्पिटल से निकलने में ही 6:15 बज गए। घर पहुंची तो राजू बाहर इंतज़ार कर रहा था। आई एम सॉरी, ताला खोलते हुए रितु ने पश्चाताप भरे स्वर से कहा। इट्स ओके दीदी, डॉक्टर हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। पहली बार एहसास हुआ कि एक ही प्रोफेशन वाले एक दूसरे की समस्या कितनी आसानी से समझते हैं। राजू में उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई नजर आता था। रितु को तंग करने के साथ वह उसे परेशान भी नहीं देख पाता था। रितु के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही उसे शांति मिलती थी। रितु के दिल में इतने दिनों से उमड़ गुमड़ रहे असमंजस के बादल राजू का सहारा पाकर बरस पड़े। राजू देर तक उसे ढांढस बांधता रहा। बबलू के आने की आहट पाकर दोनों संभल गए। रितु ने फटाफट कॉफ़ी तैयार की। उसे बड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। पहली बार बबलू और राजू उसके घर आए थे और वह व्यवस्था के मारे कुछ भी नहीं बना पाई थी। होटल का खाना तो वह हमेशा ही खाते थे। आज वे अपने हाथों से उनका लिए कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। प्यार ना सही, पर इतना वक्त साथ गुजारने के बाद एक अव्यक्त सा सचर्या तो पैदा हो गया। राजू मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। सॉरी दीदी, एक एक्सीडेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा, कहते हुए राजू चलता बना। रितु चाहकर भी उसे रोक ना सकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं बना पाई। अभी मैं बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। रितु रसोई में घुसी तो बबलू भी पीछे पीछे चला आया। वह सब्जियों काटने में उसकी मदद करने लगा। जिस तरह उसके हाथ चल रहे थे, लग रहा था उसे रसोई के कामों का काफ़ी अभ्यास है। रितु ने जब ये बात कही तो वह मुस्कुरा दिया। अब अकेला रहता हूँ तो खाना खुद ही बनाता हूँ। वैसे भी रसोई में कुछ न कुछ पर जोक करते रहना मेरी हॉबी है। ओ सच, ये तो मेरी भी हॉबी है। होटल आदि का खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं, कहते हुए रितु ने अपनी जीभ काट ली। शायद कुछ गलत बोल गई थी। पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतने दिनों तक बेकार ही तुम्हें नए नए होटल में ले जाता रहा। आई एम सॉरी, मैं समझती थी शायद आपको भी इन महंगे होटलों में खाना पसंद होगा। क्या महक आ रही है, वाह बिरयानी से मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। आप चलिए टेबल पर, मैं थोड़े पापड़ भून लाती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बिरयानी के संग पापड़ पसंद है? क्योंकि ये मेरी पसंद है, रितु ने हंसते हुए कहा। दोनों ने जमकर बिरयानी का लुत्फ उठाया। स्वादिष्ट खाने के साथ चटपटी बातें भी चलती रही। कुछ मीठा मिलेगा? खाना खत्म करते हुए बबलू ने इच्छा जाहिर की। रितु ने फ्रिज खोला, आइसक्रीम और केक रखा था। उसने चटपट फायर एंड आइस डेजर्ट तैयार कर डाला। वाह, आज जैसे खाने का मज़ा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। अरे, बाहर तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, खिड़की से झांकते हुए बबलू चहका। चलो टेरेस पर चलते हैं। रितु बबलू का हाथ थमाकर टेरेस पर ले गई। चांदनी छटा बिखरी हुई थी और मंद मंद ब्यार चल रही थी। गमलों में गुलाबों की खुशबू फिज़ा में नशा सा घोल रही थी। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। वातावरण की अनौपचारिकता में दोनों के बीच की औपचारिकता जाने कहाँ गुलमुल गायब हो गई थी। बचपन की, परिवार, कॉलेज, यार दोस्तों की, अपनी पसंद नापसंद की अनंत बातें जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ना तो उन्हें घड़ी देखनी पड़ी रही थी, ना ही शब्द खोजने पड़ रहे थे। बेमन से विदा लेते वक्त भी दोनों के दिलों में यही एक सवाल था, क्या अब अगली मुलाकात के लिए अगले संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा? मधुर पलों की स्मृतियाँ ही इतनी मधुर होती हैं कि उनकी याद में ही अच्छा खासा समय निकल जाता है। उस मधुर दिन की याद में दोनों ने 3 दिन गुजार दिए। गुरुवार को रितु हॉस्पिटल से लौट रही थी तो एक अनजान कॉल आया। कोई सज्जन अपनी पत्नी की तबीयत बेहद खराब बताते हुए उसे घर देखने आने का आग्रह कर रहे थे। मैं घर नहीं जाती, रितु के स्पष्ट शब्दों में इनकार के बावजूद उन सज्जन का अनुरोध जारी रहा। दर्द बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है, ऐसे में उसे कैसे लेकर आऊँ? मेरा पता 4A11 सिविल लाइन्स है, प्लीज़। सिविल लाइन्स अगले ही मोड़ पर थी। रितु एक पल झिझकी, पर फिर गाड़ी उधर मोड़ ली। काफ़ी तलाश करने पर भी बताए गए पते का मकान नहीं मिला। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, ड्राइव करना संभव नहीं था। अचानक रितु को ध्यान आया, बबलू भी तो यहीं कहीं रहता है। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। हाय रितु, तुम्हें ही मिस कर रहा था, तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है, कब मिलोगी? अभी मैं यहाँ सिविल लाइन्स के मोड़ पर ही हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हाँ, मैं बस अभी आया। रितु काफ़ी पी चुकी थी और लगातार छींकें आ रही थी।
बबलू ने उसे अपनी लुंगी और कुर्ता निकाल कर दिया। ऋतु चेंज करके आई तब वह गर्म कॉफ़ी तैयार कर चुका था। खुले गीले बालों में आती ऋतु को वह ठगा सा निहारता रह गया। ऋतु ने शर्माकर नजरें चुका ली। वैसे मन ही मन बबलू का इस तरह ताकना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। इतनी बारिश में जहाँ काफ़ी पीते हुए बबलू ने कहा। ऋतु ने सारी बात बता दी। पता नहीं किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। वह परेशान हो उठी। जिसने भी किया है मैं तो उसे धन्यवाद ही दूंगा। बबलू का मंतव्य समझ परेशानी में भी ऋतु की हंसी फूट गई। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। ऋतु के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसे अपना बदन तपता हुआ सा महसूस हो रहा था। पिछली मुलाकात में भी बबलू उसे एक आत्मीय दोस्त तो आज एक प्रगाढ़ प्रेमी नजर आ रहा था। बबलू अब पलक उसे ही देखते जा रहा था। कमाती सांसों को काबू में करने का प्रयास करते हुए ऋतु ने पास पड़ी नोटबुक उठा ली और पन्ने पलटने लगी। किसी कहानी की अधूरी पांडुलिपि थी। ऋतु पढ़ने लगी। बहुत रुचिकर कहानी है। आप लिखते हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत। इसमें आगे क्या हुआ? नायिका बीमारी से मर जाएगी? ऋतु ने उत्सुकता से पूछा। अभी अंत सोचा नहीं। तुम इस बीमारी के कुछ लक्षण बता सकती हो? अभी इसे थोड़ा बढ़ाना है। अपनी रुचि के विषय पर वार्तालाप करते बबलू उत्साहित हो उठा था। हाँ क्यों नहीं, ऐसे मरीज तो मैं रोज देखती हूँ। ऋतु ने विस्तार से सारे लक्षणार्थ बताए। इस आधार पर तुम कहानी को इस तरह भी मोड़ कर सकते हो। ऋतु ने कुछ सुझाव तो बबलू खुशी से उछल पड़ा। वाओ, यू आर ए रियल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। दोनों ने देर तक विचार विमर्श कर कहानी को अंतिम रूप दिया। बबलू बेहद उत्साहित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाता हूँ। बबलू के सुव्यवस्थित साफ घर को निहारती और प्रभावित होती हुई ऋतु भी रसोई में पहुँच गई और अधिकारपूर्वक बबली को एक तरफ कर पकौड़े तलने लगी। बबलू ने पहला गरम पकौड़ा ऋतु के मुंह में रख दिया। वो गरम करके चलाई तो बबलू ने घबराकर उसके मुंह से आधा लटकता पकौड़ा खींचकर अपने मुंह में रख लिया। दोनों बेसखाकता हंस पड़े, एक दूसरे को खिलाते बतियाते खिलखिलाते। उन्हें देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही युगल है जो पहले जमाइयाँ लेते हुए किसी तरह साथ साथ वक्त गुजारता था। अंत में बबलू ने स्पेशल तुलसी अदरक वाली चाय बनाई और दोनों अपने अपने कप लेकर बैठक में आ गए। ऋतु, इन 2 मुलाकातों में मैंने तुम्हें जितना जाना और समझा, उसके बाद से मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ। झूठ नहीं कहूँगा, इससे पूर्व शायद मैं प्यार शब्द का मर्म ही नहीं जानता था, या शायद मैंने ऐसे कुछ कभी महसूस ही नहीं किया था। हाँ बबलू, मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही हूँ। तुम ही कहो। तुम मुझे बेहद अपने लगने लगे हो। दिल हर वक्त तुम्हारे साथ ही कामना करता है। अभी कुछ क्षण पूर्व मकान न मिलने पर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब तुम्हारे संग में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। भावावेश में बहती ऋतु ने हौले से अपना सिर बबलू के सीने पर टिका दिया। बबलू ने उसे बाहों में समेट लिया और बाहों का दायरा कसने लगा तो ऋतु को होश आया। अब मुझे चलना चाहिए, रात गहरा रही है। मैं तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहूँगा। यहीं रह जाओ, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो बस। कसकर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों नीचे कार तक आए। हाथ छुड़ाते वक्त दोनों के चेहरे पर विरह वेदना स्पष्ट उभर आई। कार की दृष्टि से ओझल हो जाने पर बबलू वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। कुछ ही दूर अंधेरे में खड़े राजू के मुख पर सिमत मुस्कान खेल उठी। विलन के इस खेल का सूत्रधार वही तो था।